ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ईस्ट डी विद अनिल सर। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो है सर्वनाम। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अगर आपको लगता है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको अपनी कॉपी पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी लेट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब हुआ यहाँ पर सब और नाम का मतलब हुआ संज्ञा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सब संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें हम लोग सर्वनाम कहते हैं। सभी संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो ये तो डेफिनेशन थी। फ्रेंड्स, आपने एक परिभाषा बचपन से पढ़ी होगी। तो परिभाषा क्या है वो कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लोग सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जिन शब्दों का प्रयोग हम लोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं उन्हें हम लोग सर्वनाम कहते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं हम लोग उदाहरण के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रंजना एक अध्यापिका है। रंजना बच्चों को भूगोल पढ़ाती है। रंजना ने बच्चों को गृह कार्य दिया। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये वर्ड आपका सटीक नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर रंजना की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। तो देखिए कैसे, अगर इन शब्दों को हम लोग ऐसे लिखें कि रंजना एक अध्यापिका है, वह बच्चों को भूगोल पढ़ाती है, उसने बच्चों को गृह कार्य दिया। तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि रंजना को यहाँ से हटा दिया गया और उसके जगह पे हमने वह लिखा और इसको हटा के हमने लिखा यहाँ पे उसने लिखा। तो देखिए यहाँ पे अब आपका जो वर्ड बना है, आपका वाक्य बना है, ये आपका सटीक बना हुआ है। तो रंजना एक अध्यापिका है, वह बच्चों को भूगोल पढ़ाती है, उसने बच्चों को गृह कार्य दिया। अब आपका ये वाक्य सटीक लग रहा है। तो इन वाक्यों में हमने किया क्या स्पेशली कि रंजना की जगह पे हमने उसने लिखा और हमने वह लिखा। तो ऐसे शब्दों को हम लोग सर्वनाम के नाम से जानते हैं। देखिए आगे यहाँ पे कुछ है आपके लिए कि हिंदी में सर्वनामों की संख्या जो है वो है 11, जो आपके निम्न है। जैसे मैं है, तू, आप, या, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है जो आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगले पॉइंट में मेंशन किया हुआ है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो 6 भेद कौन कौन से होते हैं? तो पहला आपका यहाँ पर है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा आपका यहाँ पर है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनिट प्रोनाउन। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और छठा आपका है निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आपके ये 6 सर्वनाम के भेद हो गए। इनको आप एग्जाम में, आपसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो अगर आपको ये पॉइंट पता रहेगा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं तो आपके 1 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ से इसको आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इतना ही पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब हम लोग इस पॉइंट में सर्वनाम के एक एक भेद को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला आपका होता है पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या लिखी हुई है। जैसा लिखा हुआ है कि वक्ता, श्रोता और अन्य का बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वक्ता मतलब जो आदमी कोई बोल रहा, कुछ कह रहा हो, वो वक्ता हो गया। श्रोता मतलब सुनने वाला। और अन्य का बोध यहाँ मतलब हो गया कि कोई थर्ड पर्सन है। तो वक्ता, श्रोता और अन्य का बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। अब देखते हैं पे भेद की। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर है उत्तम पुरुष, दूसरा आपका होता है मध्यम पुरुष और तीसरा आपका होता है अन्य पुरुष। अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके इन सब चीजों को पढ़ेंगे। देखिए पहला आपका यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तम पुरुष। तो इसकी परिभाषा क्या कह रही है कि वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम सब आदि। तो ये आपका एग्जाम्पल है उत्तम पुरुष का। दूसरा यहाँ पे क्या है मध्यम पुरुष। इसमें क्या है कि वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को हम लोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप है, तू है,
तुम्हारा है, तुम है, आदि। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा पिक्चर के फॉर्म में। देखिए जैसे मान लीजिए कि दो पर्सन है, एक है ए है, एक है बी। तो ए आपका है यहाँ पे वक्ता, ये आपका है वक्ता। अब दूसरा आपका यहाँ पर है श्रोता, जो आपकी बात को, जो ए की बात को सुन रहा है। तो जब ए कोई बात कहेगा, मान लो उसने कहा कि मैं, ठीक है, उसने बोला मैं, तो ये आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष आपका हो जाएगा। लेकिन जब ए किसी बात को इंगित करेगा बी को, तो उसे क्या बोलेगा? तुम बोलेगा, आप बोलेगा, तुम्हारा बोलेगा, या कुछ भी उसको बोल सकता है। तो यहाँ पे जब ए अपनी बात कहता है बी को, तो उसके लिए क्या प्रयुक्त करेगा? आप बोलेगा, तुम बोलेगा, तुम या तुम्हारा कुछ भी बोलेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मध्यम पुरुष हो जाएगा। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो जो वक्ता लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे हम लोग उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम सब आदि। दूसरा आपका यहाँ पर है मध्यम पुरुष। तो वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम को हम लोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप है, तू है, तुम्हारा है, तुम है, आदि है। तीसरा आपका यहाँ पर है अन्य पुरुष। तो देखिए अन्य पुरुष में क्या लिखा हुआ है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है, मतलब जिन सर्वनामों का प्रयोग हम लोग अन्य व्यक्तियों के लिए करते हैं, वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वाह हो गया, वे हो गया, उसका हो गया, उनका हो गया, आदि। तो ये डेफिनेशन थी अन्य पुरुष की। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा कि पुरुषवाचक सर्वनाम आपका होता है वक्ता, श्रोता या और अन्य का बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके तीन भेद होते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर है उत्तम पुरुष। इसमें क्या होता है कि वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे हम लोग उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम सब, आदि। दूसरा आपका यहाँ पर है मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को हम लोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, तू, तुम, तुम्हारा, आदि। तीसरा आपका यहाँ पर है अन्य पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, वे, उसका, उनका, आदि। अगला यहाँ पर है निश्चयवाचक सर्वनाम यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे देखते हैं परिभाषा क्या लिखी हुई इसकी, कि जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे, आदि। जैसे मैंने आपसे कहा यह कलम मेरी है, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो आपका यह है मतलब आपका यहाँ पर श्योर है कि ये कलम मेरी है। वह लड़के खेल रहे हैं, मतलब आपने श्योर बोला, यहाँ पर निश्चय आपने यहाँ पे कर दिया कि वही बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं। मतलब जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मैंने बोला कि यह कलम मेरी है, मतलब ये पक्की बात, यहाँ पर निश्चित यहाँ पर बात है कि ये कलम मेरी है। वह बच्चा खेल रहा है, तो मतलब आपने श्योर शॉर्ट यहाँ पे बोला कि वह बच्चा खेल रहा है। ऐसे आपका ये हो गया और वे आपका हो गया। तो जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आपका सेकेंड पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है। तीसरा आपका भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो देखते हैं इसकी परिभाषा क्या लिखी हुई है कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित ज्ञान ना हो, जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित ज्ञान ना हो उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे कोई गाना गा रहा है, मतलब अब कोई गाना गा रहा है, हम नहीं मालूम कि कौन गाना गा रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा बंदा है जो गाना गा रहा है। नेक्स्ट क्या यहाँ पर है, यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब हमें यहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे क्या है कि अनिश्चय है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कोई आ रहा है। अब कौन आ रहा है हमें नहीं मालूम कौन आ रहा है, बट कोई आ रहा है, कुछ आवाज वहां से आ रही है। मतलब ऐसे शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित ज्ञान ना हो उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपकी हो गई अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। देखते हैं यहाँ पर अगला प्रकार क्या है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर है संबंधवाचक सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसकी परिभाषा यहाँ पर क्या लिखी हुई है कि जो सर्वनाम एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं उन्हें हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे जो सत्य बोलता है वह डरता नहीं है, मतलब जो इंसान सत्य बोलता है वह डरता नहीं कभी भी। तो यहाँ पर क्या है कि अब देख रहे होंगे यहाँ पे आपस में संबंध हो रहा है कि जो इंसान सत्य बोलेगा वह कभी नहीं डरेगा। दूसरा यहाँ पर है जैसा करोगे वैसा भरोगे,
भाई जैसा आप करोगे वैसा ही आप ही भरोगे, यहाँ पे कोई दूसरा तीसरा नहीं भरेगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो जैसा वाला वर्ड है आपका वैसे के साथ में यहाँ पे संबंध बता रहा है कि भाई जैसा आप करोगे वैसा ही आप भरोगे। तीसरा यहाँ पर है जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई जिसके पास लाठी है ना उसी की भैंस यहाँ पर है, कहने का आशय यहाँ पर है जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसकी सत्ता रहेगी उसी का शासन रहेगा। चौथा यहाँ पर है जो कहा गया वही करो। भाई जो कहा गया है वही करो, मतलब जिससे कहा गया है वो वही करेगा, है ना, और जो कहा गया वही करेगा, वो कोई दूसरा काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे परिभाषा को हम लोग फिर से पढ़ते हैं एक बार कि जो सर्वनाम एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं उन्हें हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो परिभाषा ये हो गई और एग्जाम्पल आपके सामने, इसको आप फिर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो सत्य बोलता है वह डरता नहीं है, मतलब जो सत्य बोलेगा वह नहीं डरेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो का वह के साथ में एक संबंध यहाँ पर है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब जैसा का वैसे के साथ में यहाँ पर एक संबंध है। तीसरा यहाँ पर है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी का उसकी के साथ में संबंध है। ऐसे यहाँ पर जो कहा गया वही करो, तो जो का वही के साथ में एक संबंध है। तो यहाँ पे जो सर्वनाम एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलते हैं अगले प्रकार पर। तो अगला प्रकार यहाँ पर है प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो देखते हैं इसकी परिभाषा क्या लिखी सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जहाँ पे आपने देखा भी होगा कि व्हाट आता है, हाउ आता है, whom आता है, ऐसे बहुत सारे आपके वहाँ पे वर्ड आते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे हिंदी में होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको हम लोग अगर और शब्दों में कहें तो जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शोर कौन कर रहा है, तो कौन यहाँ पर क्या हुआ, आपका एक प्रश्न सूचक आपका शब्द यहाँ पर है। तो यहाँ पे शोर कौन कर रहा है मतलब आपसे यहाँ पे क्वेश्चनिंग हो रही है। ऐसा नेक्स्ट आपका यहाँ पर है तुम्हें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, आपका जो क्या है ये भी आपका एक क्वेश्चन वर्ड है। ऐसे तीसरा आपका यहाँ पर है तुम कहाँ रहते हो, तो जो कहाँ आपका वर्ड क्या है ये आपका एक क्वेश्चन वर्ड है। तो मतलब अगर इन शॉर्ट कहें तो इसमें आपसे कोई ना कोई प्रश्न या कोई ना कोई सवाल पूछे जाते हैं। तो डेफिनेशन परिभाषा आपके सामने लिखी है, इसको हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलते हैं अब अगले प्रकार पे। तो नेक्स्ट यहाँ पर है निजवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो देखते हैं इसकी परिभाषा यहाँ पे क्या लिखी हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वक्ता या लेखक जहाँ अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। मतलब यहाँ पे वक्ता यानी जो बोलने वाला है या जो लेखक लिखने वाला है वो अपने लिए आप या अपने आप जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे आप हो सकता है, अपने आप हो सकता है, स्वयं हो सकता है। तो यहाँ पे वक्ता लेखक ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। देखिए इसको हम समझते हैं किसी और माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जो निज होता है इसका अर्थ होता है अपना, और वाचक का अर्थ होता है बोध यानी ज्ञान कराने वाला, अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराने वाला। अब इसको समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से। तो जैसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं अपने आप काम कर लूंगा, तो यहाँ पे मैं देखिए आपका सर्वनाम है और ये क्या कह रहा है कि मैं कोई भी काम है वो अपने आप मैं यहाँ पे कर लूंगा। तो यहाँ पे जो अपने आप हुआ ये आपका निजवाचक सर्वनाम हुआ। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है आप भला तो जग भला। तो देखिए आप यहाँ पर क्या है, ये कह रहा है कि जो आप वाला वर्ड है मतलब यहाँ पे ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। मैंने अभी आपसे क्या कहा यहाँ पर कि यहाँ पर आप, अपने आप या स्वयं जैसे यहाँ पे शब्द आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका स्वयं लिखा हुआ है तो ये आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, मतलब मैं स्वयं ही घर चला जाऊंगा। तो यहाँ पे भी आपका क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम हुआ। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे मैक्सिमम चांस होते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए। अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो इसी से ही क्वेश्चन आएगा, तो इसको आप किसी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आपको समझा दूं, देखिए निजवाचक में निज का अर्थ होता है अपना, वह वाचक का अर्थ होता है बोध यानी ज्ञान कराने वाला, अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराने वाला। यहाँ पे आप, अपने आप या स्वयं जैसे आपको शब्द देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने, इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं।
आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पर सर्वनाम रूपांतर के नियम। तो देखिए पहला नियम यहाँ पे क्या कह रहा है, लिखा हुआ यहाँ पर कि लिंग के आधार पर सर्वनामों में परिवर्तन नहीं होता। तो आपको इसे ध्यान रखना होगा कि लिंग के आधार पर सर्वनामों में परिवर्तन नहीं होता है। तो देखते हैं यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, यह, वह, मैं, तुम आदि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। समझते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वह खाता है, नीचे लिखा हुआ वह खाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वह दोनों के केस में आपका समान है, दोनों कंडीशन में आपका वह समान है। जबकि आपका यहाँ पे वह खाता आपका पुल्लिंग हुआ और आपका खाती है आपका ये आपका स्त्रीलिंग हुआ, लेकिन दोनों केस में आपका वह समान है। तो यहाँ पे कहने का आशय यह है कि लिंग के आधार पर सर्वनामों में परिवर्तन नहीं होता है, आपको इसे ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले नियम पर। तो नेक्स्ट नियम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वचन के आधार पर सर्वनामों में परिवर्तन होता है, लेकिन वचन के आधार पर सर्वनामों में परिवर्तन होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर है, आपका ये क्या है, आपका एक वचन है, लेकिन आपका हम वहाँ हुआ या ये आपका बहुवचन हो गया। वैसे आपका वह है, आपका ये क्या है, जब आपका एक वचन है लेकिन वे आपका यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा। ऐसे आपका तू का तुम हो जाएगा और यहाँ का ये हो जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पर कि वचन के आधार पर सर्वनामों में परिवर्तन होता है। तो नियम नंबर 2 क्या कह रहा है कि वचन के आधार पर सर्वनामों में परिवर्तन होता है। बढ़ते हैं अपने अगले नियम पे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अन्य पुरुष सर्वनाम में ने लगने पर इनके रूप इस तरह परिवर्तित होते हैं। तो जैसे वह है आपका है तो आपका उसने हो जाएगा, यह है तो इसने हो जाएगा, ये हैं तो इन्होंने हो जाएगा और वे हैं तो आपका उन्होंने हो जाएगा। तो नियम नंबर 3 क्या कह रहा है कि अन्य पुरुष सर्वनाम में ने लगने पर इनके रूप इस तरह परिवर्तित होते हैं। तो ये आपका था नियम नंबर 3। और आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप प्रमोटिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।